स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, GTN 24 के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं ब्लॉक पंचायत अधिकारी डांड के कार्यालय में, जहां पर सरकार द्वारा BPL और AAY और परिवार पहचान पत्र में यदि कोई त्रुटियां हैं उन्हें ठीक करवाने हेतु कैंप लगाए जा रहे हैं। और जिस कैंप की समय अवधि वगैरह आज हम अधिकारी हैं यहाँ पर उपस्थित, इनसे जानकारी लेंगे और इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप हमारे GTN 24 चैनल के दर्शकों को राम राम बोल दीजिए। सभी भाइयों ने राम राम। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है सर और पद किस पद पर है सर यहाँ पर? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी, और जोनल अधिकारी के नाम से पद है हमारा। BDPO डांड कार्यालय है हमारा। कहाँ किस स्थान पर यह कार्यालय आपका है डांड में? ये डांड के BDPO कार्यालय में है। इसके आसपास कोई जिससे लोगों को आसानी हो आपके कार्यालय में आने की? हमारा ऑफिस है BDPO कार्यालय नजदीक सैनाई पैलेस। सनाई पैलेस में? हाँ जी, चुड़ माजरा वाला ये रास्ता पड़ता है हाँ सर, जी, है ना? चूड़ माजरा वाला रास्ता। तो सर प्रदीप जी, जैसे कि आप यहाँ पर जिला कार्यालय द्वारा परिवार पहचान पत्र और BPL और गुलाबी राशन कार्ड की जो त्रुटियां हैं उनके ठीक करने के लिए आपका कैंप लगाया गया है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इस कैंप की अवधि क्या है और ये कब से कब तक लगाया जा रहा है? ADC ऑफिस कैप्चर के अनुसार हमारा कैंप 3 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक है। समय है हमारा 9 बजे से 5 बजे तक। 3 जनवरी से 6 जनवरी। ठीक है सर। और इस कैंप में दी जाने वाली मुख्य सुविधाएं क्या है? इस कैंप में मुख्य सुविधाएं हैं जैसे फैमिली आईडी से संबंधित नागरिकों को कोई भी समस्याएं हैं, एक तो वो दूर करा सकते हैं, और अपने BPL राशन कार्ड जो उनके बने हैं ना, उससे अगर किसी के कट गए हैं तो उसको क्यों कटा है, क्या वजह है, किसी की इनकम गलत हो गई है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर ये है कैंप का उद्देश्य। तो सर कैंप में दी जाने वाली सुविधाएं तो आपने बता दी है। हाँ जी। अब हमारा सबसे पहला और मुख्य प्रश्न है आपसे कि यहाँ पर जो परिवार पहचान पत्र में लोगों की आय का सत्यापन किया गया है BPL और गुलाबी राशन कार्ड के लिए, हाँ जी। वो सत्यापन किन के द्वारा और कब कब और उसके लिए क्या क्या मापदंड बनाए गए हैं, वो भी जानकारी देने की थोड़ी कोशिश करें। क्रेडिट डिपार्टमेंट है हमारा जो फैमिली आईडी से संबंधित है। तो इसमें क्या कर रखा है कि लोकल कमेटी का चयन कर रखा है, लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी। हाँ जी। लोकल कमेटी में 5 मेंबर हैं जो आय वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक। लोगों की आय वेरिफिकेशन करी गई है, जिसकी अगर वो अपनी आय से संतुष्ट नहीं है तो अपनी वेरिफिकेशन दोबारा करवा सकता है, जो सेक्टर कमेटी के पास जाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद जो उनकी इनकम बनती है ना, उसके आधार पर सरकार ने BPL राशन कार्ड बनाए हैं जिनकी आय 1,80,000 से कम है। अच्छा, जैसे कि लोगों की आय आपने बताई कि 1,80,000 से कम है, हाँ जी। तो उस 1,80,000 की आय का निर्धारण, हाँ जी। यानी कि वो कैसे पता लगाए कि किस व्यक्ति की आय 1,80,000 रुपए है और किसकी 1,80,000 रुपए से अधिक है? क्या इसके बारे में आपने लोगों से संपर्क किया, उनके घर पे गए या कोई और अन्य मापदंड बनाए हैं? जो लोकल कमेटी है उसकी ड्यूटी लगाई गई है, 5 मेंबर आ रहे हैं लोकल कमेटी में। उन्होंने कुछ से फ़ोन पे संपर्क किया है, कुछ से घर जाके संपर्क किया है, उनके घर के जाकर देखा स्थिति कैसी है, मकान कच्चे हैं, पक्के हैं, गाड़ी है, क्या काम करते हैं, उसके आधार पर उन्होंने वेरिफिकेशन करी है। तो सर BPL में जिनके नाम कटे हैं, हाँ जी, वो किसको आधार बनाकर काटे गए हैं? सरकार के द्वारा जो अभी BPL से नाम हटाए गए हैं ना, उनको 6 कंडीशन दी है सरकार ने। या तो जैसे शहर में किसी के पास 100 गज से ज़्यादा प्लाट है और गांव में 200 गज से ज़्यादा प्लाट है जिसके पास, या जिसमें रह रहे आवास है, और जिसकी खाते में मेरी फसल मेरा ब्यौरा का ज़्यादा पैसे आए हैं, उनका भी इसमें नाम हटाया गया। जिन्होंने 9,000 से ज़्यादा बिल भरा है उनका भी नाम हटाया गया। इसमें अभी काम चल भी है, अभी इसको और क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं। और जिसने ITR भरी है, और अगर किसी के घर में से कोई प्राइवेट या सरकारी जॉब पे है और जो साल की 1,80 से ऊपर ज़्यादा सैलरी लेता है, उसका भी नाम हटाएगा। तो सर ITR, जैसे आपने ITR का नाम लिया है, हाँ जी, उसमें ITR को कितने वर्ष तक बेस माना गया है?
पिछले कितने सालों को उठाया गया? 3 साल का डाटा उठाया गया आईटीआर का। जिन्होंने लास्ट के 3 सालों में आईटीआर भरी है ना, उसके आधार पर इसको वेरिफिकेशन करी गई है, जो ऑनलाइन डाटा उनका उठाया गया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जैसे हमने अपनी आईटीआर वो डलवाई है, तो हमें जैसे लोन वगैरह लेते हैं गांव के अंदर, तो उन लोगों से वो बोल दिया गया कि आप अपनी आईटीआर डलवाएं, और उन लोगों ने लोन लेने के लिए अपनी आईटीआर में इनकम ज्यादा दर्शा दी। तो क्या इसका भी कोई प्रावधान है कि वो अपने इनकम को उसमें कम करवा सकते हैं, या आईटीआर को एक फिक्स इनकम माना गया है? पता क्या है, जब उन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का, तो उसमें आईटीआर भर दी। हाँ, तो भर दी, उसका पक्का प्रूफ हो गया, उसको हम चेंज तो कर नहीं सकते। जब उसने खुद ही आईटीआर भरी है, खुद ही सत्यापन करेगा भाई मेरी इनकम इतनी है, मैं लोन ले रहा हूँ और मेरी आय के आधार पर मैं आपका लोन वापस भी कर दूंगा, जब वो खुद ही वेरीफाई करेगा तो हम कैसे कर सकते हैं? वो हो ही नहीं सकता। अच्छा, वो हो नहीं सकता। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने खुद ही दर्शा दिया भाई हमारी इनकम एक और है सर, जैसे कि लोगों में हम जैसे तहसील स्तर पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि लोगों की जो है नोटरी पब्लिक के पास भीड़ लगी होती है कि हमारा इनकम कम करने का एफिडेविट मांगे, और वो वहाँ पर उनसे लोगों से चार्ज वगैरह भी लिए जा रहे हैं, जो मान लो नोटरी पब्लिक का खर्च होता है, स्टैंप ड्यूटी होती है, या टाइपिंग वाला लेता है मान लो 30, 40 या 50 रुपए जो भी है। तो क्या वो सब कंपलसरी है लोगों के लिए कि वो एफिडेविट पे ही उनको नोटरी पब्लिक करवा के अपने इनकम को कम करवा सकते हैं, या कोई और अन्य माध्यम भी है? एफिडेविट के अनुसार भी करवा सकते हैं, और एक सादा पेज पर एडीसी साहब के नाम एप्लीकेशन लिख के भी मेरी इनकम को गलत दिखाया गया है, कृपया करके मेरी दोबारा वेरिफिकेशन कराई जाए, उसके अनुसार पेज पर एप्लीकेशन लिखकर भी करवा सकते हैं रिक्वेस्ट। वो जरूरी नहीं है भी हमें नोटरी पे पब्लिक पे ही जाना, वहाँ पर पैसे देने हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। और सर एक और है कि जैसे किसी गांव से लड़की की शादी होती है और वो दूसरे गांव में जाते हैं शादी के बाद, तो उस लड़की को क्या हम मर्ज के द्वारा ही दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या उसका कोई अन्य और उपलब्ध क्या कोई अन्य माध्यम हो जिससे उसको ट्रांसफर किया जाए? जैसे किसी की शादी हो जाती है तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी फैमिली बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। अच्छा। अगर उसकी फैमिली बनी हुई है तो हम उसको एक फैमिली से दूसरे फैमिली में मर्ज कर सकते हैं। अगर उसकी फैमिली आईडी नहीं बनी हुई है तो हम उसको फैमिली में ऐड मेंबर भी कर सकते हैं। और सिर्फ जैसे इनकम के लिए कोई रिक्वेस्ट डलवाता है सीएससी से, हाँ जी, या अटल सेवा केंद्र से, या डलवाता है सरल केंद्र पर जाकर, ठीक है जी, तो क्या वह व्यक्ति इनकम को वेरीफाई करवाने के लिए उसको खंड पंचायत अधिकारी कार्यालय में आना पड़ेगा, या उसे कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा सीएससी से रिक्वेस्ट डालने के बाद? जैसे किसी नागरिक की आय 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख या जो भी गलत हो गया तो उसे क्या करना, उसको एक एप्लीकेशन लिखनी है एडीसी के नाम, और सीएससी सेंटर में जाकर या सेल के नाम जाकर अपनी एप्लीकेशन मतलब करेक्शन डलवानी है इनकम कम करने की। जब उसकी रिक्वेस्ट डलेगी 24 से 48 घंटे के बाद सेक्टर कमेटी के पास जाती है, सेक्टर कमेटी के मेंबर उसको वेरीफाई करेंगे, उसको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही करेंगे। वो उनके पास फ़ोन करके कनेक्ट करेंगे, उनका घर कहाँ पर है या किस पे बेस पे करेंगे, वो घर जाके देखेंगे, वो सेक्टर कमेटी वाले करेंगे। और दूसरा ये है कि परिवार पहचान पत्र के अंदर सर किसी की जन्मतिथि गलत हो जाती है, और कई जगह पे क्या होता है कि जैसे व्यक्ति तो जीवित है, हाँ जी, और उसको मार्क एज डेड दिखा दिया जाता है गलती से, हाँ जी। उसके लिए क्या प्रावधान है? क्या उसको अपने जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्या देना पड़ता है उसके लिए? जैसे किसी को मार्क एज डेड दिखाया गया फैमिली, तो सबसे पहले तो उसका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। अच्छा। आधार कार्ड उसका एक्टिव होना चाहिए। अगर उसका आधार कार्ड बन जाए तो फिंगरप्रिंट कराएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो हम उसको फैमिली आईडी साइट पे जाकर मार्क एज लाइव कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे हम गांव के सरपंच लंबड़दार से रिपोर्ट करवा सकते हैं भाई ये बंदा जीवित है और इसको मार्क एज लाइव करेगा, तो वो वेरिफिकेशन कर देगा भाई मैं इसको जानता हूँ, मैं घर जाके देख लिया मैंने, ये ओके है, तो वो कैपिटल एडीसी में जाती है, वो उसको दोबारा लाइव कर देते हैं। कुछ एक और क्वेश्चन मेरा आपसे प्रश्न है कि कुछ लोगों की ये भी धारणा है कि यदि हम खंड पंचायत अधिकारी कार्यालय में जाएंगे तो वहां पर हमारा बीपीएल या गुलाबी राशन कार्ड बन जाएगा। क्या ऐसा कोई प्रावधान अपने स्टैम्प के अंदर है? हमारे पास ये जैसे किसी की इनकम कम है, हाँ ठीक है, तो उस पर ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड है, ठीक सॉफ्टवेयर में। अगर किसी की इनकम कम है और वो सरकार ने जो ऑब्जेक्शन लगाई है उनसे अलग है, मतलब वो अप्लाई नहीं करते उनके, तो उसका ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है अभी हमने यहाँ पर आए और यहाँ से राशन कार्ड कट गया या जुड़ गया,
वो ऑटो जनरेटेड है। तो सर जैसे कि आपने मुझे बताया था कि इनकम में यदि कोई प्राइवेट जॉब पर है, प्राइवेट, तो सरकार को ये वहाँ से कैसे पता लगता है कि ये व्यक्ति प्राइवेट कार्य कर रहा है या उसके पास 200 गज जमीन है? इसके लिए क्या सेक्टर कमेटी ही इसको निर्धारण करती है या सरकार के द्वारा ही कोई ऐसा नियम निकाला गया जैसे पीपीएफ वगैरह हुआ या कोई और अन्य कानून हो ऐसा? जैसे कोई जॉब पे होता है तो उसके सारा कुछ होता है, उसका रजिस्टर्ड भी होता है। जो कोई प्राइवेट होता है उसका यूएन नंबर होता है, डीएफ पड़ता है उसका, तो वो सारा कुछ ऑनलाइन डाटा है, वो ऑटोमेटिक आधार कार्ड से लिंक है और आधार कार्ड से डाटा सॉफ्टवेयर मिलता है। और बीपीएल की ग्रीवेंस से रिगार्डिंग भी कोई आपके पास जानकारी हो? जैसे किसी का बीपीएल में मान के चलो उसकी इनकम है 5 लाख है, पहले तो उसको अपनी इनकम ठीक करवानी पड़ेगी, तो उसका परिवार पहचान, परिवार पहचान इनकम ठीक है। अगर उसकी इनकम ठीक है और उसका गलती से नहीं आया तो उसका भी यह बिल की वजह से हो सकता है, उसने बिल ज़्यादा, तो क्या पता 2 भाइयों का 4 भाइयों का मीटर इकट्ठा हो, वो बिल ज़्यादा पड़ता है, उस वजह से भी कर सकता है। तो इस पर भी काम चल रहा है बिल। और एक जो लोगों के लिए धक्के का साधन बन गया और लोगों को असुविधा भी सबसे ज़्यादा हुई उसमें, स्प्लिट परिवार, यानी कि लोगों की कहीं 10-10, 11-11 मेंबरों की एक फैमिली आईडी बन गई है जिसमें 2 या 3 भाई हैं और वो उस फैमिली आईडी को अलग से करवाना चाहते हैं कि भी हम 3 भाई हैं तो तीनों भाई की हमने अलग अलग से अपनी फैमिली आईडी बनवानी है। तो वो कहाँ तक संभव है और उसके लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा कि स्प्लिट वो तब हो सकते हैं या अभी स्प्लिट नहीं हो सकते? ऐसा भी कोई है हमारे दर्शकों को बताना प्रयास करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग अपने परिवार को अलग करवाना चाहते हैं, परिवार पहचान पत्र को। तो उसके बारे में बताइए, क्या उसका ऑप्शन है और कैसे वो अलग से हो सकती है? जैसे एक परिवार है, परिवार में 24 मेंबर से ऊपर है, उसका तो अभी ऑप्शन दे रखे हैं जो कैंप लगे हैं हमारे पास, उसके 24 से 20 से ऊपर है, 24 से ऊपर को तो अभी ऑप्शन था। लेकिन अगर कोई ज़्यादा मेंबर है तो उनके लिए उसको अलग से मीटर चाहिए, जिसके नाम मीटर हो। एक तो मुखिया के नाम मीटर होना चाहिए, जो मुखिया है, और एक जो नया मुखिया बनेगा, ठीक, जैसे जो अलग परिवार बनेगा ना, उस मुखिया के नाम मीटर होना चाहिए, उसकी केवाईसी होनी चाहिए ऑनलाइन, उसका नाम मैच होना चाहिए। जब हम सबमिट करेंगे तो सॉफ्टवेयर उसका बिल नंबर, अकाउंट नंबर मांगता है, उसका नाम मैच करता है, तो उसकी अलग फैमिली आईडी बनाने के लिए चंडीगढ़ भेज दी जाती है मुखिया कार्यालय हेडक्वार्टर के पास, उसकी बन जाती है। कुछ सीएससी केंद्र के द्वारा ये भी बताया गया है कि जैसे हम कस्टमर की स्प्लिट मेंबर आईडी के लिए ओटीपी वगैरह लेते हैं तो उसको कंज्यूमर नंबर मांगा जाता है, बीबीएन से या उत्तरायण बिजली वितरण निगम से या दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से। तो जब वहां पर नंबर डालते हैं तो मेंबर पॉपुलेटेड होता है, यानी कि मेंबर का नाम दर्शाया जाता है, वहाँ पे मेंबर का नाम डाल जाता है जिसके नाम पे वो मीटर है, तो आगे जाते ही वो मिसमैच बता देते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण तो ये है कहीं की तो अभी केवाईसी नहीं हुई है। अच्छा। और एक जो हमारा जो सरकार ने अभी सभी जो उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा सभी विभाग को एक किया है ना, उसमें थोड़ा भी काम चल रहा है, इस पर जल्दी हो जाए अपडेट। आपके द्वारा यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल विंडो के तहत ही काम किया जा रहा है या आपने इसके अलावा और भी विंडो वगैरह लगाई हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो सके? ये जो यहाँ पर करेक्शन आप सीएससी, हर एक गांव में सीएससी सेंटर है, हमारे पीपी ऑपरेटर हैं, वहाँ पर जाकर पर रिक्वेस्ट डलवा सकते हो। यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी आप डलवा सकते हो, यहाँ पर ऑपरेटर भी बिठा रखे हैं, हम भी बैठे हैं, यहाँ पर भी हो सकता है गाँव में भी करा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कितने ऑपरेटर बैठते हैं? 2 ऑपरेटर बैठते हैं, 3 बैठते हैं। 3 बैठते हैं। जैसे ये आज 4 थे, 3 ऑपरेटर थे और 1 मिनट। ठीक। तो जैसे करेंगे समय अभी समाप्त हो गया, अब तो इसलिए अभी वहाँ से चले गए, तो ये आपके साथ दूसरे किसी सीएससी सेंटर से हैं या ये भी विभाग के द्वारा? सीएससी सेंटर से हैं, ये इनकी पीपी आईडी जनरेट हो रही है और ये पीपी का कार्य करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त करेगी यहाँ पर। तो परिवार पहचान पत्र के बारे में कुछ तो हमारे पास को जानकारी मिली है, इसके अलावा भी यदि कोई आप अन्य जानकारी, कुछ ऐसी जानकारी देना चाहें जिससे हमारे दर्शक भी लाभान्वित हो सकें और लोगों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े? सभी नागरिकों से अपील है कि अपनी फैमिली आईडी में अपना ऐसा मोबाइल नंबर दें जो आप 24 घंटे यूज में रखें। अगर कोई आपकी कोई वेरिफिकेशन आती है, कोई क्वेरी आती है तो आपसे संपर्क करके आपकी वेरिफिकेशन की जा सके। जो आप आधार कार्ड से नंबर लिंक है वो अपडेट होना चाहिए, बार बार फ़ोन नंबर लिया गिर दिया ऐसा ना हो, एक ही नंबर ऐसा हो जो आप 24 घंटे वर्किंग में रखते हो, वो नंबर फैमिली में होना चाहिए।
और उसके लिए लोगों से धैर्य की अपील भी कुछ करना हाँ जी, चाहेंगे? अगर अभी जो बीपीएल राशन कार्ड कटे हैं ना, तो उस पर भी काम चल रहा है। जैसे भी जिसकी इनकम ज़्यादा हो गई थी, रिक्वेस्ट डलवाई है, उस पर काम चल रहा है। जैसे उनकी इनकम ठीक होगी, ऑटोमेटिक उनके बीपीएल दोबारा शुरू हो जाएंगे। अगर किसी का राशन इस महीने नहीं मिला है, अगले महीने उसको डबल दे दिया जाएगा सरकार की ओर से। जैसे आपका कहने का मतलब ये है कि यदि इस महीना किसी को कारणवश बीपीएल कट जाने के कारण उसको राशन नहीं वितरित किया गया और अगले महीने से उसको बीपीएल राशन कार्ड लागू कर दिया गया, तो उसे 2 महीने का राशन दिया जाए। अगर उसका राशन कार्ड चालू हो जाता है, उसकी इनकम ठीक हो जाती है और वो सरकार के नियमों क्राइटेरिया में आ जाता है, तो उसको पिछले महीने का और इस महीने का दोनों राशन मिले। अगर वो बीपीएल राशन में नहीं आता है, इनकम पहले ही ज़्यादा थी, दोबारा वेरिफिकेशन फिर ज़्यादा बढ़ती, तो वो उसमें नहीं है। धन्यवाद जी, आपका अधिक समय ले लिया और आपको जो करेला जैसे समय के बाद भी हमारे दर्शकों को इतने अच्छे विचार और कुछ सुझाव दिए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे खंड विकास पंचायत अधिकारी डांड कैथल से प्रदीप नागर जी, जो यहाँ पर जोनल ऑफिसर के रूप में हैं और लोगों की असुविधाओं को सुविधा में बदलने की पूरी चेष्टा करते हैं। और देखिए, जैसे कि आपको विदित भी है कि अभी भी हमारे पास 6:30 के लगभग समय हो चुका है और ये अभी भी अपनी इस गद्दी पर, सिंहासन पर तैनात हैं और अपने हथियार को अपने सामने रखे हुए हैं। लोगों की जो सुविधाएं थी, जो इन्होंने सरकार के पास डाटा भेजना है कि आज के इस कैंप में आपके पास लगभग कितने व्यक्ति आए होंगे? हमारे पास आज कम से कम 300 से 400 करीब व्यक्ति आए हैं, जिनके अगर उन्होंने ITR भरी है तो उनको समझाया गया कि आपने ITR भर रखी। अगर किसी की इनकम ज़्यादा थी, किसी की रिक्वेस्ट पेंडिंग है, तो उनको उनसे संपर्क करने के लिए बोला गया है। उनसे जो हमारे लोकल कमेटी है उनको बोला गया इनकी जल्दी लोकल और सेक्टर को इनकी जल्दी वेरिफिकेशन की जाए। अच्छा, सेक्टर कमेटी और लोकल कमेटी। हाँ जी, लोकल कमेटी कौन सी, जो गांव के अंदर तैनात होती है? लोकल कमेटी वो होती है जो उस गांव से संबंधित है। हाँ जी, एक उसमें स्कूल का टीचर होता है, एक उसका CSC ऑपरेटर होता है, एक वॉलंटियर होता है, एक कॉलेज स्टूडेंट होता है और एक सोशल वर्कर होता है। ठीक। और सेक्टर कमेटी के अंदर कौन कौन? सेक्टर कमेटी में भी अधिकारी तो यही है, लेकिन वो सुपरवाइजर के तौर पे है। ठीक है, वो सुपरवाइजर के तौर पे। हाँ जी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के हमारे विशेष कार्यक्रम के अंदर जो आज हमने लोगों को हरियाणा सरकार द्वारा कैंप की सुविधा दी जा रही है, जो 3 जनवरी 2023 से लेकर के 6 जनवरी 2023 तक सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक लोगों की दुविधाओं को दूर करने के लिए, सुविधाओं में परिवर्तन करने के लिए जो अधिकारियों द्वारा भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, वो सराहनीय हैं। और जैसा कि हमारे जोनल अधिकारी श्री प्रदीप जी ने भी बताया है कि इसके लिए लोगों को धैर्य बनाए रखना है। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से भी मैं भी यही अपील करूंगा कि धैर्य बनाए रखें। जो भी व्यक्ति BPL या गुलाबी कार्ड के पत्र पाए जाएंगे, उनको इस श्रेणी में लाने के लिए हमारे जोनल अधिकारी या जिला अधिकारी प्रयासरत हैं और किसी के हक को भी ना तो ये छीनबीन होने देंगे और ना ही किसी का हक को उनसे छीना जाएगा। पत्र को पत्र ही रखा जाएगा। यदि कोई पत्र दिखाया भी गया है किसी कारणवश या कोई अन्य कारण हो गया, तो उनको भी इन्होंने समय दिया है कि वो अपनी सभी कमियों को दुरुस्त करवाएं और उसके बाद उनका भी BPL या AAY जिस भी श्रेणी के वो योग्य पाए जाते हैं उनका बनाया जाएगा। और जो उनका पिछला राशन जो वितरित नहीं किया जाएगा, वो उसके जैसे ही राशन कार्ड बनेगा तो उनको वो राशन वितरण कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम को अधिक लंबा न करते हुए, क्योंकि समय का अभाव भी है और हमारे अधिकारियों को घर भी जाना है, बाहर अंधेरा काफी हो चुका है, तो इसके लिए अब हम प्रदीप जी से एक और आग्रह करेंगे कि हमारे इस चैनल को लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी थोड़ा बोलें, ताकि आप जैसे लोगों अधिकारियों से जो हम ये जानकारी लेके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसको उनको लाभ भाषे इसकी भी अपील कीजिए। सभी भाइयों से अपील है कि GTN 24 चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिल सके और आप सुविधा जो भी सरकार द्वारा सुविधाएं दी जानी है
उनका आपका जल्दी समय पर पता लग सके। देख लो भाई, ये हमारी सेलिब्रिटी अधिकारियों की है और यहाँ थाना सुविधा देने लग रहे हैं ना, तो इन तक जानकारी देना और थर तक जानकारी पहुंचाना अपने इस चैनल का उद्देश्य है। और चैनल में सब्सक्राइब जरूर करो भाई, समय समय पर थाना जरूर जानकारी मिलेंगी। और जितने भी मेरे भाई हैं धैर्य बना लो भाई, सारा काम होगा पात्र हो। तो दूसरा ये है कि CSC पता, सरल केंद्र पता, चाहे अंत्योदय केंद्र पता, कड़ी तभी रिक्वायर्ड डाला लो। रिक्वायर्ड दिलाने के बाद जैसा कि हमारे ZM द्वारा बताया गया है, प्रदीप जी द्वारा, कि 24 से 48 घंटे का टाइम लगेगा भाई। वो लोकल कमेटी में भेजेंगे या सेक्टर कमेटी में भेजेंगे, यानी कि एक तो साधारण से 5 व्यक्ति आय का निर्धारण करेंगे और उसके बाद सेक्टर कमेटी में उनके ऊपर सुपरवाइजर जो बढ़ गए भाई, वो भी निर्धारण करेंगे और फिर थाना पात्र अपात्र की श्रेणी में डालेंगे और उसका थारा राशन भी मिलेगा। सरकार का भी प्रयत्न है कि सरकार की हर एक सुविधाओं का लाभ गरीबां तक जरूर पहुंचाए। गरीबां ना विचलित होने की जरूरत ना है, क्योंकि यह अवसर थारी सुविधा खातर है। जितना था इनका सहयोग करोगे ना, उसका दुगुना तिगुना अपना सहयोग होगा भाई। तो इसके साथ ही भाई मेरे चैनल ने इसमें सब्सक्राइब जरूर करियो और भाई मैंने आज्ञा दो थारा अपना यूट्यूबर GTN 24 सब्सक्राइबर दिनेश कुमार और मेरे साथ कैमरामैन अजय सिंह धेड़ू। जय हिंद।